नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे जनरल स्ट्रक्चर इसका, निमेटोलॉजी का, स्ट्रक्चर ऑफ निमेटोड्स। देखो भाई निमेटोड का अगर जनरल स्ट्रक्चर हम देखें तो बेसिकली निमेटोड हमको पता है कि कैसा रहता है, ट्यूबुलर फॉर्म में रहता है। बॉडी हम सबको पता है निमेटोड की बॉडी कैसी होती है, ट्यूबुलर। बॉडी ऑफ द निमेटोड, निमेटोड की बॉडी कैसी है, ट्यूबुलर फॉर्म में है। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे या तीन रीजन में डिवाइड करेंगे, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। देयर आर 3 रीजन, तीन पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से हैं वो तीन पार्ट? एक तो है वो यहाँ पर आउटर बॉडी बॉल, या फिर आप सिंपल उसको बॉडी बॉल भी बोल सकते हो, या फिर आउटर बॉडी ट्यूब आप उसको बोल सकते हो, या सिंपल आप इसे कह दीजिए बॉडी वॉल, ये आप इसे बोल सकते हो। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है इनर बॉडी ट्यूब, इनर बॉडी ट्यूब जो बेसिकली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर अपन कहें कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ना वही है ये, वही है आपकी इनर बॉडी ट्यूब। और तीसरी है यहां पर बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी जिसके अंदर ये डाइजेस्टिव ट्यूब वगैरह जो है या ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो है। इसको हम लोग स्यूडोसीलोम भी बोल सकते हैं, स्यूडोसीलोम भी बोल सकते हैं। ये जो बॉडी कैविटी है इसी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सारे सिस्टम अपन को देखने को मिल जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको इसी बॉडी कैविटी में, स्यूडोसीलोम में देखने को मिलेगा। और अपन जैसे बहुत सारे सिस्टम तो जो एब्सेंट ही है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छा दिख जाएगा इसमें। नर्वस सिस्टम में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सभी सिस्टम को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसके अंदर बढ़िया है, पढ़ने लायक है, क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं। तो ये तीन पार्ट में बेसिकली हम इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है? आउटर बॉडी ट्यूब या बॉडी बॉल बोल दीजिए, बीच में फिर आपकी एक इनर बॉडी ट्यूब मिलेगी जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, और तीसरा है यहां पर बॉडी कैविटी। एक मिनट, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास, जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, इस पेन को मान लीजिए आप कि ये आपका क्या है, निमेटोड है। अब मैं इसके अंदर की चीज़ें आपको दिखाता हूँ क्या है। अभी देखने में कैसा, ये ट्यूबुलर है, जैसे ये निमेटोड है तो ये क्या है, भी ट्यूबुलर है। इसके तीन पार्ट हैं। कौन कौन से बताया मैंने? एक तो बाहर की बॉडी जो दिख रही है आपको, ये आउटर बॉडी ट्यूब है। एक इसके अंदर, अब जैसे मान लीजिए ये आपकी पेन हो गया, इस पेन के अंदर एक रिफिल होगी, वो रिफिल क्या हो गई, इनर बॉडी ट्यूब हो गई। ये बाहर की जो कवरिंग है और जो रिफिल है उसके बीच का जो स्पेस है वो आपकी बॉडी कैविटी या स्यूडोसीलोम हो गया। इसको मान लीजिए अगर मैं यहाँ से काट दूं और आपको काट करके इसका ये क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो मुझे क्या नजर आएगा, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, वो आप थोड़ा सा देखो। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको, जैसे मान लीजिए ये निमेटोड है, ये मान लीजिए निमेटोड है, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूं तो काट करके ये मुझे ऐसा नजर आएगा। तो ये किस तरीके से, इसको अगर जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपन को। इसमें आपको ये 2 लेयर नजर आएंगी, हालांकि इसमें भी आपको 3 लेयर होती है, वो आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे, सारी चीजें आपको लिखा दूंगा। सबसे पहले जो आपको नजर आ रही है ये बाहर की आउटर बॉडी बॉल है, आउटर बॉडी बॉल है, जिसमें मेन चीज क्या होती है, क्यूटिकल, काय की बनी होती है, क्यूटिकल। अभी इसमें और भी चीजें होती है, यानी कि ये जो बाहर की आउटर बॉडी बॉल है इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूटिकल बोल सकते हैं हम। एक इसके अंदर और ट्यूब होती है, ये इस तरीके की एक ट्यूब इसके अंदर और होगी। अब चूंकि अपन इसको ऐसे दिखा रहे हैं ना, इसको अपन क्रॉस सेक्शन में दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर एक बॉडी ट्यूब आपकी और जाती है ऐसी। ये जो बॉडी ट्यूब अब जो कटी हुई अपन को ऐसे नजर आ रही है क्रॉस सेक्शन में, ये बॉडी ट्यूब जो होगी इसको बोलेंगे हम लोग इनर बॉडी ट्यूब, इनर बॉडी ट्यूब, यानी कि ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है। यानी कि एक तरह से हम बात करें कि पहले तो निमेटोड की बॉडी हो गई, वो एक ट्यूब की तरह है, उसके अंदर एक और ट्यूब हो गई, वो एलिमेंट्री कैनाल हो गई। अब ये जो पूरा की पूरा स्पेस आपको दिख रहा है, इस पूरे स्पेस को हम लोग कहेंगे बॉडी कैविटी। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया बॉडी कैविटी, जिसको हम लोग बोलेंगे स्यूडोसीलोम,
स्यूडोसीलोम। इसी स्यूडोसीलोम बॉडी कैविटी में बाकी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह, जैसे यहीं पर आपको टेस्टिस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, नर्वस सिस्टम, नर्व रिंग वगैरह जो है वो सब यहीं पर देखने को मिल जाती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ग्लैंड्स वगैरह हैं वो सब यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर आपको बाकी के जो और सेल्स वगैरह हैं वो सेल वगैरह अपन को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओपनिंग वगैरह जो होती हैं वो सब यहीं से ओपनिंग होती हैं, क्यूटिकल से उधर की तरफ बाहर निकल जाती हैं। मसल्स वगैरह जो होते हैं वो सब आपके इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके, अगर मैं कुछ मसल्स वगैरह यहाँ पर बनाना चाहूँ तो इस तरीके से यहाँ पर आपके मसल सेल्स बन जाएंगे ऐसे, ये दोनों तरफ से रहते हैं सेम। यस, तो जैसे ये जो है ये क्या है भाई, ये मसल्स हैं आपके, मसल सेल हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल हो गए, ये आपके टेस्टिस वगैरह हो गए। ये एक मोटा आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से बेसिकली जो इसकी बॉडी होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बाहर की आउटर बॉडी ट्यूब है, फिर एक अंदर की इनर बॉडी ट्यूब है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, और बीच में जो खाली जगह बचती है वो क्या होगी आपकी, एक तरह का बॉडी कैविटी हो गई, यानी स्यूडोसीलोम हो गई। यानी कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, अगर इस पेन को मैं नेमेटोड मानूं और इसको अगर मैं कट कर दूं तो मुझे अंदर से क्या नजर आएगा, बाहर से तो ये है, इसको मैंने कट कर दिया, फिर ऐसे देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, एक तो ये ट्यूब नजर आएगी मुझे। तो ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ये क्या है भाई, बॉडी बॉल हो गई बाहर की। एक इसके अंदर मुझे रिफिल जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये क्या हो गई भाई, अंदर की बॉडी ट्यूब हो गई। ये इनर बॉडी ट्यूब हो गई, इनर बॉडी ट्यूब जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। और इनके बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये बॉडी कैविटी हो गई। ये क्या होगी भाई, ये बॉडी कैविटी हो गई। बड़ा सिंपल सा है, इसी के अंदर सारी चीजें अपन को देखने को मिल जाती हैं। तो एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ें। सबसे पहले अपन आउटर बॉडी ट्यूब की बात करते हैं। आउटर बॉडी ट्यूब या फिर बॉडी बॉल भी आप इसे बोल सकते हो। तो आउटर बॉडी ट्यूब या बॉडी बॉल भी आप इसे बोल सकते हो। अब इसके अंदर भी 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर है भाई इसके अंदर, 3 लेयर है। सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है, क्यूटिकल, जो मैंने आपको बताई थी मेन। क्यूटिकल के फिर नीचे पाई जाती है एक हाइपोडर्मिस और उसके नीचे पाई जाती है मसल लेयर। तो सबसे पहली जो लेयर है इसके अंदर वो है क्यूटिकल, इसी को हम लोग एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एक्सोस्केलेटन। दूसरी है यहां पर कौन सी, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये दूसरी लेयर हो गई इसमें कौन सी, हाइपोडर्मिस। और तीसरी लेयर जो है इसके अंदर वो है मसल लेयर। तीसरी जो लेयर है वो यहां पर कौन सी है, मसल लेयर है। तो ये जो आउटर बॉडी ट्यूब है या जो बॉडी बॉल है इसमें 3 पार्ट हैं, या कहीं इसके अंदर भी 3 लेयर हैं। एक आपकी क्यूटिकल है जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, एक हाइपोडर्मिस है और एक मसल लेयर है। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये जो आपकी बॉडी बॉल होती है ना, इसका काम क्या है, बेसिकली ये बॉडी बॉल क्यों बनाई गई है भाई, आउटर की लेयर है तो ये क्यों बनाई गई, इसका काम क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज बाहर की होती है उसका काम हमेशा प्रोटेक्शन का होता है। तो इसका काम भी क्या है, प्रोटेक्शन का है। ये प्रोटेक्ट करती है निमेटोड को, निमेटोड के जो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह हैं, बॉडी कैविटी है उसको प्रोटेक्ट करती है। डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, बाकी के और जो सिस्टम उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, इसी का ही है। यही एक्सोस्केलेटन की तरह काम करती है। बाहर का जो स्केलेटन है वो यही है, यही एक्सोस्केलेटन का बेसिकली काम करती है। ठीक, अब ये जो आपकी बॉडी बॉल है इसके अंदर ही बहुत सारे नर्वस सिस्टम और सीक्रेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम पाए जाते हैं, इसी में फिटेड होते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या सीक्रेटरी सिस्टम ये होते तो बॉडी कैविटी में, लेकिन इनकी ओपनिंग कहाँ होगी। अब जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है तो बॉडी के अंदर, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है, गंदगी को बाहर निकालना। तो बाहर निकालने के लिए उसको बॉडी बॉल से तो जुड़ना ही पड़ेगा, तभी तो बॉडी से बाहर चीजें जाएंगी। तो ये जो बॉडी बॉल होती है ना इसी में कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो बॉडी बॉल होती है ना इसी के अंदर आपको नर्वस सिस्टम, क्योंकि देखो नर्वस सिस्टम है, अब नर्वस सिस्टम है तो बॉडी के अंदर, लेकिन उसका जो टच है, जो सेंसेशन है, जो फीलिंग्स है वो तो बाहर से ही आएगी। जैसे मेरा दिमाग कहाँ पर है, मेरी बॉडी के अंदर है, अंदर है, बाहर तो नहीं है, अंदर है, लेकिन मुझे फील कहाँ से होता है, बाहर से होता है। जैसे गर्म हवा आ रही है तो मुझे कैसे फील होगा कि गर्म हवा आ रही है, मेरी बॉडी बॉल से फील होगा ना। तो नर्वस सेल और जो एक्सक्रीटरी और सीक्रेटरी सिस्टम है वो बेसिकली इस बॉडी बॉल में काफी सारा हद तक रहता है। तो आल्सो कंटेन मच ऑफ द नर्वस
एंड सीक्रेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, काफी सारा सीक्रेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो है वो अपन को इसमें देखने को मिल जाता है। यही बॉडी बॉल जो है वो गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, हेल्प इन दी गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में भी ये इन्वॉल्व है। तो बॉडी वॉल का एक काम तो ये भाई ये निमेटोड को प्रोटेक्ट करती है, गैसियस एक्सचेंज का भी काम करती है और काफी सारा नर्वस सिस्टम और काफी सारा सीक्रेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें आ जाता है। अब एक एक करके पढ़े। सबसे पहले हम लोग एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। एक्सोस्केलेटन या फिर इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकल बोल रहे हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि जो एक्सोस्केलेटन है या जो क्यूटिकल है उसकी, क्यूटिकल आप सबको जानकारी है, पहले से अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं क्यूटिकल को। तो ये नॉन लिविंग पार्ट है क्यूटिकल या एक्सोस्केलेटन। क्यूटिकल क्या होता है भाई, क्यूटिकल एक नॉन लिविंग पार्ट है, कोई सेल वगैरह इसके अंदर नहीं होता है, यानी कि क्यूटिकल जो है वो कैसा है, नॉन सेलुलर है, नॉन लिविंग है। क्यूटिकल की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती हैं इसमें, 3 लेयर पाई जाती है, ध्यान रखना 3 लेयर है। और ये बनती कैसे है, क्यूटिकल कैसे सीक्रेट हो रही है, ये सीक्रेटेड होती है हाइपोडर्मिस से, सीक्रेटेड फ्रॉम दी हाइपोडर्मिस, यानी कि जो हाइपोडर्मिस है वो इसको सीक्रेट कर रही है। और क्यूटिकल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इस बात को भी ध्यान रखना, क्यूटिकल इज फ्लेक्सिबल, इसलिए तो जो निमेटोड होते हैं उनकी बॉडी जो है वो आपस में ऐसे घूम जाती है, मुड़ जाती है, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होती है। ये क्यूटिकल ही पूरी बॉडी को कवर करती है, इट कवर द एंटायर बॉडीज, इट कवर द एंटायर बॉडी, पूरी की पूरी जो बॉडी है निमेटोड की उसको ये कवर करती है। ईजोफेगस की लाइनिंग, बल्वा, एनस, अपना क्लोक्वा, एक्सक्रीटरी पोर, सॉरी एक्सक्रीटरी पोर, सेंसरी ऑर्गन्स, इन सबको लाइन भी यही करती है। इसके अलावा एक और चीज निमेटोड के अंदर मैंने आपको कल एक डायग्राम में बताया था, फीडिंग स्टाइलेट, एक स्टाइलेट होता है और इसके अंदर कॉपुलेटरी स्पाक्यूल्स होते हैं, वो भी क्यूटिकल से ही बनते हैं। फीडिंग स्टाइलेट, एक बाहर की तरफ इसके मुंह की तरफ एक पार्ट मैंने बताया था स्टाइलेट, तो फीडिंग के लिए होती है स्टाइलेट वो, और स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एक कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, स्पाइक्यूल्स। तो ये फीडिंग स्टाइलेट और कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स, ये दोनों की दोनों आपके क्यूटिकल से बनते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम द क्यूटिकल। कैसे बनते हैं ये, क्यूटिकल से ही बनते हैं, इस बात को ध्यान रखा जाए। अब जैसे मैंने बताया कि क्यूटिकल कैसी होती है भाई, ट्रिपल लेयर होती है, यानी कि 3 लेयर इसके अंदर पाई जाती हैं। क्यूटिकल कैसी है, ट्रिपल लेयर्ड है, ट्रिपल लेयर्ड है, या इसी को बोल सकते हैं कि इसके अंदर 3 जोन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं भाई वो 3 जोन या ट्रिपल लेयर जो इसके अंदर है, 3 लेयर जो इसके अंदर है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली तो है कॉर्टिकुलर लेयर या कॉर्टिकल लेयर, सिंपल सा ऐसे लिखो कॉर्टिकल लेयर, पहली तो ये है। कॉर्टिकल लेयर भी फिर 2 टाइप की, एक एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर होती है, एक इंटरनल कॉर्टिकल लेयर होती है। एक एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर है और एक इंटरनल कॉर्टिकल लेयर है, एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर और एक होती है इंटरनल कॉर्टिकल लेयर, 2 लेयर इसके अंदर पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, जो एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर है ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, यानी कि अगर मान लीजिए मैं कहूं कि ये निमेटोड है, तो इस निमेटोड में जो सबसे ऊपर की लेयर है जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है वो कौन सी है, यही है एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है और ये काफी पतली होती है। इसको आप चाहो तो यहां लिख सकते हो अलग से, एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई लेयर है क्यूटिकल की तो वो कौन सी है आपके, एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर। और जैसे मैंने बताया कि ये जो लेयर है वो काफी ज्यादा पतली लेयर होती है, वेरी थिन लेयर, इस पॉइंट को भी याद रखना। अगर बताना ही हो कितना है तो आप बता सकते हो, लगभग 25 से लेकर के 40 माइक्रोन तक है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, खैर 25 से लेकर के 40, आप तो खाली बस इतना याद रखो वेरी थिन, क्योंकि ये थोड़ा सा वेरी करता है डाटा, कहीं पर कुछ दिया है कहीं पर कुछ, एक काम करो इसको हटा ही देते हैं,
बेवजह कंफ्यूजन, बस खाली इतना याद रखो कि काफ़ी ज़्यादा पतली लेयर बेसिकली ये मानी जाती है। और ये जो एक्सटर्नल कॉर्टिकुलर लेयर है ये काय की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कहते हैं कि ये बनी होती है केराटिन प्रोटीन की, मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। ये केराटिन प्रोटीन वही है जिससे हमारे बाल बने होते हैं, जिससे हमारे नाखून बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन की ही बेसिकली ये बन जाती है। एक और चीज़, जो सिस्ट नेमेटोड होते हैं ना, तो सिस्ट नेमेटोड के अंदर इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सिस्ट नेमेटोड के अंदर जो एक्सटर्नल कॉर्टिकुलर लेयर है, खास करके फीमेल के अंदर मैच्योरिटी जब आती है तो मैच्योरिटी में फीमेल में ये काफ़ी ज़्यादा टफ और लेदरी हो जाते हैं, जिसको ये सिस्ट बोलते हैं। तो सिस्ट नेमेटोड में एक्चुअल में जो सिस्ट होता है वो सिस्ट क्या है, यही है, एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर ही है। फीमेल एट मैच्योरिटी, इसमें जो नेमेटोड में जो फीमेल होते हैं वो मैच्योरिटी के टाइम पर इसकी जो एक्सटर्नल कॉर्टिकुलर लेयर है, इट्स एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर बिकम टफ एंड लेदरी। कैसी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा टफ और लेदरी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत और एकदम लेदर जैसा बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। तो एक्चुअल में सिस्ट क्या है, यही एक्सटर्नल कॉर्टिकुलर लेयर है जो फीमेल में मैच्योरिटी के टाइम पर बनती है। ये बेसिकली कब बनती है, जब बहुत सूखी कंडीशन आती है, ड्राई कंडीशन आती है। और ये बनी क्यों है, फीमेल के अंदर क्यों बनी है, जिससे उसके एग को प्रोटेक्ट कर सके, विच प्रोटेक्ट द एग इन द ड्राई कंडीशन। तो सिस्ट फॉर्मेशन कब होता है, ड्राई कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल के अंदर फिर पाई जाती है इंटरनल कॉर्टिकल लेयर। दूसरी जो लेयर है इसके अंदर वो है मीडियन लेयर। कौन सी लेयर है भाई, दूसरी लेयर जो इसके अंदर पाई जाती है मीडियन लेयर। मीडियन लेयर जनरली 0.1 माइक्रोन थिकनेस की होती है। ये अपन को मिलेडोगाइन के लार्वा में देखने को मिल जाएगी, हेटेरोडेरा के लार्वा में देखने को मिल जाती है। थिकनेस नॉर्मल है, कोई याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो ये अपन को मिल जाएगी 0.1 माइक्रोन थिकनेस की, और ये अपन को देखने को मिल जाती है मिलेडोगाइन में और हेटेरोडेरा स्पीसीज के अंदर। इन नेमेटोड के अंदर अपन को देखने को मिल जाती है। मिलेडोगाइन जो नेमेटोड है, हेटेरोडेरा जो नेमेटोड है, उनके अंदर मीडियन लेयर अपन को यूजुअली देखने को मिल जाती है। मीडियन लेयर के बारे में बताते हैं कि ये यूजुअली कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है। ये भी प्रोटीन की बनी होती है, मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, पर ये बताते हैं कि ये बनती है कोलेजन प्रोटीन की। जैसे कि ये आपकी कॉर्टिकुलर लेयर में जो एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर थी, ये काय की बनी थी, केराटिन की। ये बनती है आपकी कोलेजन प्रोटीन की, ठीक है, इसको याद रखना। तीसरी फिर जो लेयर है वो यहाँ पर बेसल लेयर है। ये आपकी बेसल लेयर, ये क्यूटिकल में 3 जोन हो गए या 3 लेयर हो गए, कॉर्टिकल लेयर, मीडियन लेयर और तीसरी है बेसल लेयर। बेसल लेयर जो होती है ना, इनके अंदर वर्टिकल रॉड्स होती हैं, ये भी प्रोटीन की बनी होती हैं। उन प्रोटीन के बीच में काफ़ी सारी क्रॉस लिंकिंग होती है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट लेयर बन जाती है। कौन सी, ये। तो इसमें क्रॉस लिंकेज पाई जाती है या क्रॉस लिंकिंग होती है बिटवीन दी सेल या बिटवीन दी लेयर, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट, मेक इट रेजिस्टेंट टू दी आउटर एनवायरनमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैसी हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। तो बेसल लेयर भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट है, जो नेमेटोड को बचा के रखती है बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 1200 से लेकर 1200 तो ज़्यादा हो जाएगी, 120 से लेकर के 125 से लेकर के 500 तक है। 125 से लेकर के 500 माइक्रोन तक इसकी थिकनेस है। याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। बस आप तो ये बेसिक चीज़ें याद रखो जो ज़रूरी है। कॉर्टिकल लेयर, मीडियन लेयर, बेसल लेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी आपका कोलेजन प्रोटीन एक तरह से केराटिन प्रोटीन जैसा ही होता है, उससे बना होता है बेसल लेयर जो आपकी है वो, ठीक, इसको याद रखना। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो क्यूटिकल लेयर जो पाई जाती है ना, ये जो क्यूटिकल है, इस क्यूटिकल के पास बहुत सारी मार्किंग होती है, जो कि बेसिकली कई सारी स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में भी काम आती है। कई सारे नेमेटोड्स के पास मार्किंग होती है, क्यूटिकल्स ऑफ मैनी नेमेटोड्स। कई सारे नेमेटोड्स हैं, उनकी जो क्यूटिकल है उसके पास अलग अलग तरह की मार्किंग होती है, जो हेल्प करती है काय में, इन दी आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द निमेटोड्स, जो कि निमेटोड के आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। तो ढेर सारी मार्किंग पाई जाती है, कई सारी मार्किंग अलग अलग टाइप की हैं। देखो जरा, इसको क्यूटिकुलर मार्किंग कहते हैं, क्यूटिकुलर मार्किंग, मैनी टाइप्स, कई प्रकार की क्यूटिकुलर मार्किंग जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि एक है पंक्चुएशन, जैसे कि पंक्चुएशन मार्क, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमें ट्रांसवर्स मार्किंग देखने को मिल जाती है। अभी मैं इनके बारे में और आपको बताता हूँ, पहले नाम लिख लीजिए, ट्रांसवर्स मार्किंग। ये जो ट्रांसवर्स मार्किंग होती है इन्हीं को हम लोग स्ट्रेशन भी बोलते हैं, STRITION, स्ट्रेशन भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये ट्रांसवर्स मार्किंग की वजह से ही हमें ये वहम होता है कि निमेटोड जो है वो सेगमेंटेड है, जबकि निमेटोड सेगमेंटेड नहीं होता है। और एक तीसरी इसके अंदर पाई जाती है लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। तो तीन तरह की मार्किंग जो है वो हमें देखने को मिलती है, पंक्चुएशन, ट्रांसवर्स मार्किंग या स्ट्रेशन बोलते हैं, या फिर लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग है। जैसे सबसे पहले हम लोग पंक्चुएशन की बात करें, पंक्चुएशन की बात करें, क्यूटिकल के ऊपर भी होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे से डॉट होते हैं, राउंड होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से डॉट होते हैं जो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसे मिलेडोगाइन हैप्ला जो स्पीसीज है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। मिलेडोगाइन हैप्ला जो निमेटोड है उस पर अपन को देखने को मिल जाएगा बहुत ही छोटे माइन्यूट राउंड डॉट, जो बेसिकली क्यूटिकल के ऊपर पाए जाते हैं। राउंड डॉट होते हैं जो क्यूटिकल पे पाए जाते हैं। तो ठीक है, मिलेडोगाइन हैप्ला जो निमेटोड है उसके ऊपर हमें देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल जरूर याद रखना। उसके अलावा फिर दूसरा है आपका ट्रांसवर्स मार्किंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो जो ट्रांसवर्स मार्किंग है, जिसको हम लोग स्ट्रेशन भी बोल रहे हैं, ये ट्रांसवर्स मार्किंग बेसिकली ट्रांसवर्स लाइन होती है जो क्यूटिकल की सरफेस पर पाई जाती है। दीज आर दी ट्रांसवर्स लाइन, जो कहाँ पाई जाती हैं? जो प्रेजेंट होती हैं ऑन दी सरफेस ऑफ द क्यूटिकल, जो क्यूटिकल की सरफेस पर हमें देखने को मिल जाती है। ये हमें काफ़ी सारे, जैसे टाइलेंचिडी, हेट्रोडेरिडी और आपका सिरकोनिमेटिडी, इन फैमिली के अंदर देखने को मिल जाएगा। फैमिलीज लाइक टाइलेंचिडी, हेटेरोडेरिडी, ये दो तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और सिरकोनिमेटिडी ये भी आप लिख सकते हो, सिरकोनिमेटिडी। इन फैमिली वाले जो निमेटोड्स हैं उनके अंदर अपन को देखने को मिल जाएंगे। ये एग्जाम्पल आप इसमें याद रखो। और एक और चीज़ इस बारे में जो मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो ट्रांसवर्स मार्किंग होती है, ट्रांसवर्स मार्किंग, ये ट्रांसवर्स मार्किंग बेसिकली रिजिड एंड फरो जैसे पैटर्न बनाती है। इट कॉजेस रिजिड एंड फरो पैटर्न। ये क्या बनाएंगे आपके भाई? ये रिजिड एंड फरो पैटर्न बनाती है उसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो रिजिड एंड फरो पैटर्न और पूरी बॉडी पे बनाती है, हेड से लेकर के टेल तक। ध्यान रखना, राइट फ्रॉम द हेड टू टेल, बिल्कुल उसके सर से लेकर उसकी पूंछ तक रिजिड एंड फरो जैसे पैटर्न बनाते हैं, जिससे हमें एक फॉल्स अपीयरेंस नजर आता है, विच गिव्स अ फॉल्स अपीयरेंस। और उससे हमें ऐसा लगता है कि ये निमेटोड जो है वो सेगमेंटेड है, जबकि वो सेगमेंटेड नहीं है। एज द निमेटोड आर सेगमेंटेड, जबकि निमेटोड सेगमेंटेड नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जबकि ट्रांसवर्स मार्किंग की वजह से हमें ऐसा लगता है कि निमेटोड कैसे हैं? सेगमेंटेड हैं, जबकि निमेटोड आपके सेगमेंटेड नहीं है। इस चीज को नोट में ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना। निमेटोड जो होते हैं वो नॉन सेगमेंटेड होते हैं। निमेटोड्स आर नॉन सेगमेंटेड, निमेटोड्स नॉन सेगमेंटेड होते हैं, निमेटोड्स में सेगमेंट्स नहीं पाई जाती हैं। लेकिन ट्रांसवर्स मार्किंग की वजह से हमें वहां पर ऐसा फॉल्स अपीयरेंस होता है, हमें ऐसा लगता है कि इसमें सेगमेंटेशन है। तीसरी जो कैटेगरी है इसमें वो है लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। लॉन्गिट्यूडनल
मार्किंग, इसका भी बस एग्जाम्पल भरी आपको याद करके रखना है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स, ये सिंपल लाइंस पाई जाती हैं जो क्यूटिकल के ऊपर पाई जाती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनली रन करती हैं पूरी अलोंग दी लेंथ। दीज आर दी लाइंस रन लॉन्गिट्यूडनली अलोंग दी लेंथ। जितना लंबा होगा नेमेटोड, पूरी लंबाई तक आपको ये देखने को मिल जाएंगी ये लाइंस, ठीक है, इनको कहते हैं। ये जो मार्किंग है आपकी लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग, इनको फिर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो कैटेगरी में, या दो या तीन कैटेगरी में, वैसे तो दो ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक लेटरल लाइंस होती हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल रिजिड्स होती हैं। डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक होती है लेटरल लाइंस। जो लेटरल लाइंस होती है ना, इन्हीं लेटरल लाइंस को हम लोग इंसिसर भी बोलते हैं, इंसिसर्स, इन्हीं को इंसिसर्स भी कहा जाता है। और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल रिजिड्स। एक लॉन्गिट्यूडनल रिजिड्स इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये तो मार्किंग हो गई। मार्किंग के अलावा इसके अंदर कुछ और चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे अपन बोलते हैं एक एली, इस पर आईएमपी लगाओ। ये भी एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर है, एक एक्सटर्नल मार्किंग स्ट्रक्चर है जो पाए जाते हैं। तो एली भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नेमेटोड्स में, आल्सो प्रेजेंट ऑन द नेमेटोड्स। जो नेमेटोड्स होते हैं उनके सरफेस पर ये एली भी पाए जाते हैं। एली क्या है? ये स्पेशल टाइप की थिकनिंग्स होती है, क्यूटिकल की थिकनिंग होती है। क्यूटिकल का कहें तो प्रोजेक्शन होता है, जो बेसिकली अपना लेटरल या सब लेटरल रीजन में पाया जाता है। तो ये क्या है? दीज आर द थिकनिंग या फिर हम कहें प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूटिकल। जो क्यूटिकल है वही थोड़ी किसी जगह पर थोड़ी सी मोटी हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्मल नेमेटोड है, ठीक है, किसी जगह पर मान लीजिए ऐसी थिकनिंग हो गई, ऐसी इस तरीके की थिकनिंग हो गई, किसी जगह पर मान लीजिए ऐसे प्रोजेक्शन हो गया उसका। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं आपकी? एली कहते हैं। तो थिकनिंग या प्रोजेक्शन होता है क्यूटिकल का, जो लेटरल या सब लेटरल रीजन में पाए जाते हैं, विच यूजुअली फाउंड ऑन द लेटरल एंड सब लेटरल रीजन। लेटरल और सब लेटरल रीजन में हमें देखने को मिल जाती है। अब ये जो एली होती है ना, ये भी तीन टाइप की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एली। कितने प्रकार की एली है भाई? 3 प्रकार की। तीनों प्रकार की एली आपको याद करनी पड़ेंगी। एक तो है कॉडल एली। क्वेश्चन इनके ऊपर बिल्कुल आ सकते हैं आपके जीआरएफ, अपने एसआरएफ वगैरह एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कॉडल एली पाई जाती है यूजुअली पोस्टीरियर रीजन में, यानी कि जो नेमेटोड है उसके पीछे वाले पार्ट में। यूजुअली जो मेल के अंदर ही रहती है, ओनली इन दी मेल नेमेटोड में ही अपन को देखने को मिलेगी। और कहां पर मिलेगी? ये मिलेगी अपन को पोस्टीरियर पार्ट में, फाउंड इन दी पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट पे अपन को देखने को मिल जाती है। काम क्या है इसका? इसका काम है कॉपुलेटरी बरसाका का, मतलब ये कॉपुलेशन में हेल्प करती है एक प्रकार से, एज अ कॉपुलेटरी बरसा। उसको कॉपुलेटरी बरसा कहते हैं मेल के अंदर इस कॉडल एल्गी को। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉडल एल्गी। एक है सर्वाइकल एल्गी, सर्वाइकल एल्गी, एल्गी नॉट मैं एल्गी बोल रहा हूं, एल्गी नहीं, एली, सर्वाइकल एली। सर्वाइकल एली जो है ये एंटीरियर पार्ट तक ही बस पे सीमित रहती है, फाउंड इन द एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेमेटोड। जो नेमेटोड है उसके केवल और केवल आगे वाले हिस्से में ही अपन को देखने को मिलेगी। और ये अपन को कुछ मैराइन नेमेटोड्स में देखने को मिलती है, सभी में नहीं मिलेगी। ये मिलेगी अपन को फाउंड इन सम मैराइन नेमेटोड्स, इन सम मैराइन नेमेटोड्स। जो मैराइन नेमेटोड्स हैं उनमें बेसिकली हमें देखने को मिल जाती है। और तीसरी जो एली है वो है लॉन्गिट्यूडनल एली। लॉन्गिट्यूडनल एली, ये तीसरी एली है इसके अंदर। 3 प्रकार की हो गई, कॉडल एली हो गई, सर्वाइकल एली हो गई और एक लॉन्गिट्यूडनल एली हो गई। लॉन्गिट्यूडनल एली जो होती है ना, इन्हीं को हम लोग लेटरल एली के नाम से भी जानते हैं। बस ये चीजें इसमें लिख लो,
आल्सो नोन एज लेटरल एली। बस इतनी बातें आप लोग इसमें याद रखो एली के अंदर, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यूटिकल की कहानी खत्म होगी। क्यूटिकल में अगर चाहो तो इसके फंक्शन आप लिख सकते हो कि क्यूटिकल के फंक्शन क्या है। क्यूटिकल के क्या फंक्शन है? एक तो क्यूटिकल जो है प्रॉपर शेप और साइज देती है, गिव्स प्रॉपर शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। नेमेटोड की बॉडी का जो शेप है और जो साइज है वो किसकी वजह से? इसी क्यूटिकल की वजह से है। क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन की तरह काम करती है, एक्ट एज एन एक्सोस्केलेटन, ये एक्सोस्केलेटन की तरह काम करती है। क्यूटिकल मूवमेंट में हेल्प करती है, आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट, क्योंकि इनके पास पैर तो होते नहीं है तो ये रिंग करके चलते हैं, तो काय की मदद से चलते हैं? इसी की मदद से चलते हैं। क्यूटिकल सेमी परमिएबल होती है, इस बात को भी ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। क्यूटिकल इज सेमी परमिएबल, तो ये सेमी परमिएबल है, यानी कि सॉल्वेंट वाले पार्ट को आने देती है, सॉल्यूट वाले पार्ट को रोक लेती है। यानी कि ये परमिएबिलिटी और जो इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है आइडेंटिफिकेशन निमेटोड्स में, उसको ये रेगुलेट करती है। बस इतना याद रखो, इट रेगुलेट दी परमिएबिलिटी, इट रेगुलेट्स दी परमिएबिलिटी, ये परमिएबिलिटी को रेगुलेट करने का काम करती है। ये तो कहानी होती है क्यूटिकल की। अब आ जाओ सेकंड नंबर पर है आपका हाइपोडर्मिस। देखो 3 पार्ट अपन ने बताए थे। क्यूटिकल कहाँ गया अपना, ये ये नहीं है, पीछे है आपकी आउटर बॉडी वॉल जो थी ना, 3 बताए थे मैंने, अरे इधर भी नहीं है। ये देखो जो आपकी आउटर बॉडी वॉल थी, एक क्यूटिकल हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया और मसल लेयर हो गया। क्यूटिकल हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे हाइपोडर्मिस की। चलिए, तो हेडिंग में क्या डाला हमने यहाँ पर? हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस ये क्यूटिकल से नीचे है, ये बेसिकली सेलुलर होती है, ध्यान रखना। क्यूटिकल कैसी थी? नॉन सेलुलर थी, ये सेलुलर है, या फिर पार्शियली सेलुलर भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर पार्शियली सेलुलर लेयर भी आप इसको बोल सकते हो। कहने का मतलब यह है कि सेलुलर है तो ये लिविंग लेयर है, ये लिविंग सेल की बनी होती है, जबकि क्यूटिकल जो होती है वो डेड सेल की होती है, क्यूटिकल नॉन लिविंग होती है। हाइपोडर्मिस क्या करती है? हाइपोडर्मिस ही तो सीक्रेट करती है क्यूटिकल को, उसमें भी लिखा है क्यूटिकल कैसे बनती है? क्यूटिकल हाइपोडर्मिस से बनती है। तो ये हाइपोडर्मिस है, वही क्यूटिकल को अपनी रिलीज करती है। तो ये क्यूटिकल और इसके नीचे पाई जाती है मसल लेयर, यानी कि ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है लाइज बिटवीन द क्यूटिकल एंड मसल लेयर। क्यूटिकल और मसल लेयर के बीच में अपन को देखने को मिलती है। पहले मसल लेयर होगी, मसल लेयर के ऊपर आपकी ये हाइपोडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस क्यूटिकल बना देती है। तो क्यूटिकल सबसे बाहर हो गई, फिर बीच में अपनी हाइपोडर्मिस हो गई, उसके नीचे आपकी मसल लेयर हो गई। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एक मेटाबॉलिक एक्टिव पार्ट है निमेटोड का। ठीक, भले ही उसको याद मत करो। हाँ, एक चीज लिख लो, इसमें ना 4 कॉर्ड बनते हैं। इट फॉर्म्स दी 4 कॉर्ड। कितने कॉर्ड बनाती है भाई? ये 4 कॉर्ड बनाती है, डॉर्सल, वेंट्रल और 2 लेटरल। एक डॉर्सल कॉर्ड बनेगा, एक वेंट्रल कॉर्ड बनेगा और 2 आपके लेटरल कॉर्ड बनेंगे। ये आप जरूर याद रखना कि हाइपोडर्मिस कितने कॉर्ड बनाती है? 4 कॉर्ड बनाती है। और क्या लिखा है इसी में? आपके हाइपोडर्मल ग्लैंड भी होते हैं, कंसिस्ट हाइपोडर्मल ग्लैंड्स, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स इसी के अंदर अपने पाए जाते हैं। ये हाइपोडर्मिस की कहानी थी। अब आते हैं हम लोग मसल लेयर पर। तीसरी जो लेयर है वो कौन सी है? मसल लेयर। ये तीसरी लेयर होगी आपकी आउटर बॉडी वॉल की। अब मसल लेयर देखो, यहां पर जो मसल लेयर होते हैं ना, इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के हैं। अब वो डिपेंड करता है कि भाई जो इसके बेसिक सेल होते हैं उसका अरेंजमेंट कैसा है। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, सेल का जो अरेंजमेंट है उस बेसिस पर इसकी हमने 3 कैटेगरी बनाई है, या फिर हम बोले कि ये 3 टाइप के होते हैं उस बेसिस पर। एक होता है इसके अंदर होलोमायरियन, होलोमायरियन मसल सेल। एक आपके ये है होलोमायरियन मसल सेल। होलोमायरियन का मतलब है इसमें 2 मसल सेल होते हैं एक जोन में,
2 मसल सेल इन ईच जोन। एक जोन में 2 मसल सेल होंगे। एक होता है मेरोमाइरियन, एक होता है आपका मेरोमाइरियन। मेरोमाइरियन जो होते हैं ना, उसमें 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से लेकर के 5 सेल तक होते हैं। 2 to 5 मसल सेल। अब ये जो मसल सेल इसमें 2 से लेकर के 5 है, ये इंटरकॉर्डल जोन में होते हैं। इन ईच इंटरकॉर्डल जोन, मतलब अरेंजमेंट की अपन लोग बात कर रहे हैं ना, तो इंटरकॉर्डल जोन के अंदर 2 से लेकर के 5, 2 या 5 मसल सेल अपन को देखने को मिल सकते हैं। और एक होता है पॉलीमायरन, पॉलीमायरियन मसल सेल। पॉलीमायरियन मसल सेल के अंदर 5 से ज्यादा मसल सेल होंगे एक जोन के अंदर। मोर देन 5 मसल सेल, 5 से ज्यादा मसल सेल होते हैं इन ईच जोन। एक जोन में 5 से ज्यादा मसल सेल अपन को देखने को मिल जाते हैं। ठीक, इसको आप लोग याद रखें। बाकी के शेप की बात करें, शेप के बेसिस पर, या फिर अपन बात करें उसके पैटर्न के बेसिस पर, तो और 3 टाइप के होते हैं मसल सेल। मसल सेल्स आर ऑफ 3 टाइप, और 3 टाइप के होते हैं। कौन से हैं वो 3 टाइप, उनको देखिए जरा आप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, जैसे एक है प्लेटीमायरियन, एक है आपका प्लेटीमायरियन। प्लेटीमायरियन में जो सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट टाइप के होते हैं, फ्लैट टाइप ऑफ सेल। ये याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही है, फ्लैट टाइप के सेल इसके अंदर पाए जाते हैं। एक होते हैं सीलोमायरियन, सीलोमायरियन, एक ये है आपका सीलोमायरियन। सीलोमायरियन के अंदर यू शेप के सेल होते हैं, ऐसे यू शेप सेल इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यू शेप के सेल होते हैं जो आपके एडजेसेंट होते हैं और हाइपोडर्मिस के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यू शेप के। एक होता है आपका तीसरा है सर्कोमायरियन, सर्कोमायरियन सेल। तो सर्कोमायरियन देखो, एक में फ्लैट हो गए, एक में यू शेप के हो गए, और बचा सर्कोमायरियन। इसमें होते हैं ऑलमोस्ट राउंड शेप के, ऑलमोस्ट राउंड शेप के सेल पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना, इनको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मसल फाइबर्स कंप्लीटली साइटोप्लाज्म से आपके सराउंड रहते हैं। 3 टाइप के अपन को सेल देखने को मिल गए। ये हो गया जी अपना कंप्लीट आउटर बॉडी बॉल। अब आते हैं हम लोग इनर बॉडी ट्यूब पर। इनर बॉडी ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर अपन बोलेंगे इसी को क्या, एलिमेंट्री कैनाल। इनर बॉडी ट्यूब क्या है, इनर बॉडी ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल ही तो है, जो उसके मुंह से लेकर के एनस तक जाती है, यही है। तो निमेटोड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी, ऑफ द निमेटोड। तो निमेटोड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलती हैं। उसमें अपन को मिलेगा स्टोमा, उसमें अपन को मिलेगा ईजोफेगस, ईजोफेगस जो कि उसका फूड पाइप है उसको बोलेंगे, और मिलेगा उसमें इंटेस्टाइन, और मिलेगा उसमें पोस्टीरियर गट वाला पार्ट। ये चीजें अपन को उसमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अंदर 3 मेन रीजन है। ये जो आपकी इनर बॉडी ट्यूब है ना, इसमें 3 मेन रीजन है, कंसिस्ट 3 मेन रीजन्स। वो 3 मेन रीजन कौन कौन से उनको याद रखो। पहले तो यही लिख लो, फिर उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये नाम आप लोगों ने अगर बायोलॉजी वगैरह पढ़ रखे हो तो पहले से पता होगा। एक होता है स्टोमोडियम, एक होता है मीसेंटेरॉन, और एक होता है प्रोक्टोडियम। ये शायद आपने एंटोमोलॉजी में भी पढ़ा हो। एक होता है स्टोमोडियम, एक तो ये है आपका स्टोमोडियम, एक है मीसेंटेरॉन, मीसेंटेरॉन, एक ये है मीसेंटेरॉन, और एक होता है प्रोक्टोडियम, प्रोक्टोडियम, प्रोक्टोडियम। तो स्टोमोडियम, मीसेंटेरॉन और प्रोक्टोडियम। सबसे पहले बात करें हम लोग इस स्टोमोडियम की।
स्टोमोडियम। अब देखो दो चार बातें याद रखनी है। स्टोमोडियम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? स्टोमोडियम में आती है आपको एक तो स्टोमा वाला पार्ट, यानी शुरुआत का जो मुंह वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट है, इसमें आ जाता है। ईजोफेगस इसमें आ जाएगा, ईजोफेगस वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, और कॉर्डिया वाला पार्ट जो है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। कॉर्डिया या नहीं कार्डिया, सॉरी कार्डिया, नॉट कॉर्डिया, कार्डिया, कार्डिया वाला पार्ट। तो स्टोमा, ईजोफेगस और कार्डिया, ये तीन पार्ट आते हैं स्टोमोडियम में। दूसरा है कौन सा आपका? मीसेंटेरॉन, मीसेंटेरॉन वाला पार्ट। मीसेंटेरॉन वाले पार्ट में आपके आ जाती है मेनली इंटेंस्टाइन। इंटेंस्टाइन वाला जो पार्ट है वो बेसिकली आपका मीसेंटेरॉन वाले पार्ट में आ जाता है। और फिर एक तीसरा है प्रोक्टोडियम, प्रोक्टोडियम, एम है ये, प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम के अंदर जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, पीछे वाला जो रीजन है जिसमें आपका ये रेक्टम है और एनल ओपनिंग है, वो आ जाता है पोस्टीरियर गट, जिसके अंदर क्या क्या आएगा? मेन जो चीज आती है वो है एक तो रेक्टम और एनल। रेक्टम और एनल ये आपके प्रोक्टोडियम वाले पार्ट में आ जाते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें। अब इसमें भी थोड़ा सा और अपन डिटेल में जाए। जैसे स्टोमा है, तो स्टोमा क्या है? स्टोमा बेसिकली उस इनर बॉडी ट्यूब का वो पोर्शन है जो ओरल ओपनिंग और ईजोफेगस के बीच में पाया जाता है। जैसे ये मेरा मुंह है, मेरा मुंह और ईजोफेगस, तो ये ओरल की ओपनिंग हो गई और ईजोफेगस जो पाइप है। जैसे मान लीजिए यहां पर मुंह हो गया, माउथ है, ये माउथ की ओपनिंग है, और मान लीजिए यहां से ईजोफेगस शुरू हो रही है, तो ये जो बीच वाला पार्ट होगा, इस बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोमा बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? स्टोमा बोलेंगे। तो स्टोमा क्या है? स्टोमा इज द पोर्शन बिटवीन द ओरल ओपनिंग एंड ईजोफेगस। ओरल ओपनिंग और ईजोफेगस के बीच वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है स्टोमा। यानी इसी स्टोमा वाले पार्ट में माउथ वाला पार्ट भी आ जाएगा और यहीं पर लिप्स वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो माउथ और लिप्स जो होते हैं वो आपके इसी स्टोमा के अंदर ही होते हैं। तो ध्यान रखना, माउथ, लिप और ये सब इसी के अंदर आएंगे आपके। स्टोमा, ईजोफेगस, बेसिकली 4 पार्ट अपन देख सकते हैं इसी के अंदर, स्टोमोडियम के अंदर ही। ये प्रोक्टोडियम तो नीचे खत्म हो गया। ठीक, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो स्टोमोडियम है इसी में स्टोमा हो गया, ईजोफेगस हो गया, माउथ और लिप भी आप इसी में लिख लो। माउथ और लिप भी आपका स्टोमोडियम वाले पार्ट में ही आ जाता है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, नोट करके आप लिख लीजिएगा। नॉर्मली कितने लिप्स पाए जाते हैं नेमेटोड के अंदर? नॉर्मली नेमेटोड के अंदर 6 लिप्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। नॉर्मली देयर आर 6 लिप्स इन दी नेमेटोड। नेमेटोड के अंदर टोटल लिप्स कितने पाए जाते हैं? टोटल लिप्स नेमेटोड में पाए जाते हैं 6। 2 सब डॉर्सल हैं, 2 सब वेंट्रल हैं और 2 लेटरल हैं। 2 सब डॉर्सल हैं, 2 सब वेंट्रल हैं एंड 2 लेटरल लिप्स हैं। टोटल कितने हैं भाई? टोटल नेमेटोड के अंदर 6 लिप्स हमें देखने को मिलते हैं। ये जो 6 लिप्स होते हैं ना, यही सराउंड करते हैं पूरे मुंह को। These 6 लिप्स सराउंड दी माउथ। मुंह को कवर करने के लिए 6 लिप्स यहां पर मौजूद होते हैं। और जो प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड है, प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड, जो प्लांट के अंदर यूजुअली नेमेटोड्स पाए जाते हैं, इनके अंदर एक स्टाइलेट वाला पार्ट भी पाया जाता है। अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था पिछली बार, स्टाइलेट कंटेन दी स्टाइलेट, फीडिंग स्टाइलेट जिसको कहते हैं, जो खाना खाने वगैरह में यूज होता है। तो इसके अंदर एक स्टाइलेट वाला पार्ट भी पाया जाता है। तो स्टाइलेट वाला पार्ट भी स्टोमोडियम का ही पार्ट हो गया, क्योंकि ये भी आगे माउथ वाले पार्ट में होता है। ये यूजुअली कैसा होता है? अंदर से खोखला होता है। ये यूजुअली कैसा होता है? हॉलो। ये आपको पिछली क्लास में बताए थे ऐसे कि जैसे मान लीजिए ये नेमेटोड है, अगर ये नेमेटोड है तो यहीं से आपका एक ऐसा एक स्टाइलेट वाला पार्ट अपन को निकलता है। ये फीडिंग वगैरह में हेल्प करता है, स्टाइलेट वाला पार्ट है। तो ये यूजुअली कैसा होता है? यूजुअली ये हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है, अंदर से। इस पर आईएमपी लगाते ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। ये केवल प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स वगैरह में पाया जाता है। ये एक तरह से अब निडल की तरह काम करता है, हाइपोडर्मिक निडल की तरह काम करता है। फंक्शन एज अ हाइपोडर्मिक निडल।
हाइपोडर्मिक निडल, जो पंक्चर करने में, प्लांट के अंदर बेसिकली छेद करने में ये हेल्प करता है, हाइपोडर्मिस तक जाता है, हाइपोडर्मिक निडल है। इसमें भी अगर हम बात करें तो जैसे एक लिखिएगा स्टाइलेट, अगर उस स्टाइलेट के पास आपकी नॉब है, बेसल नॉब है, या स्टाइलेट के पास बेसल नॉब नहीं है, तो अलग अलग टाइप का बनता है। जैसे हमने कहा कि स्टाइलेट विद दी बेसल नॉब, अगर स्टाइलेट के पास बेसल नॉब है तो उसको बोलते हैं स्टोमेटोस्टाइलेट, कॉल्ड स्टोमेटोस्टाइलेट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, आईएमपी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन अगर बनाने हो तो मैं ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि जिस स्टाइलेट के पास बेसल नॉब होती है उसको स्टोमेटोस्टाइलेट कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे टाइलेंचिडा जो निमेटोड है उसके पास जो स्टाइलेट पाई जाती है उसमें बेसल नॉब होती है, यानी स्टोमेटोस्टाइलेट। और बहुत सारी स्टाइलेट ऐसी होती है जिनमें बेसल नॉब नहीं होती है, यानी कि स्टाइलेट विदाउट बेसल नॉब, जिनके पास बेसल नॉब नहीं है उनको कहते हैं ओडोंटोस्टाइलेट, कॉल्ड एज ओडोंटोस्टाइलेट। इनको ओडोंटोस्टाइलेट कहते हैं। इस पर भी लगा दीजिए आईएमपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडोंटोस्टाइलेट कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे डोरीलैमिडिया, ये एग्जाम्पल याद रखो आप लोग। डोरीलैमिडा या डोरीलैमिडा है, सॉरी नॉट डिया है, ए आएगा इसमें खाली बस, डोरीलैमिडा ये वाला निमेटोड है, इसके अंदर ओडोंटोस्टाइलेट पाई जाती है, काफी पॉपुलर है। ईजोफेगस की अगर हम बात करें, ईजोफेगस, इस ईजोफेगस के पास, अगर ईजोफेगस को भी और डिटेल में देखें तो इसके पास भी 3 रीजन पाए जाते हैं, 3 वेल डिफाइंड रीजन, यानी कि उसकी ईजोफेगस जो उसमें भी फिर 3 पार्ट है। कौन कौन से हैं? तो एक पार्ट है इसमें कॉर्पस का, ईजोफेगस का एक पार्ट कौन सा है भाई? कॉर्पस। क्या है? कॉर्पस, ध्यान रखना कॉर्पस। कॉर्पस वाले पार्ट को हम लोग फिर डिवाइड करते हैं प्रोकॉर्पस एंड मेटाकॉर्पस में, डिवाइडेड इनटू प्रो एंड मेटाकॉर्पस। तो इसको प्रोकॉर्पस और मेटाकॉर्पस फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये बेसिकली फूला हुआ होता है, स्वेलन पार्ट होता है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लास में एक स्ट्रक्चर भी बनाया था, उसमें मैंने आपको एक स्वेलन पार्ट बनवाया था। तो ये स्वेलन पार्ट है, इसके अंदर मसल सेल्स पाए जाते हैं, कंटेन दी मसल सेल्स। स्वेलन पार्ट होता है, मसल सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और काफ़ी सारे इसमें सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स अपन को देखने को मिलेंगे, नर्व सेल देखने को मिलेंगी इसमें अपन को, इसी स्वेलन पार्ट में। इसी में अपन को ग्लैंड्स, काफ़ी सारी ग्लैंड्स की जो सेल होती हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक, तो एक तो कॉर्पस वाला पार्ट हो गया, बस ये कॉर्पस वाला पार्ट, और 2 पार्ट हो रहे हैं, उनका बस नाम याद रखो। एक होता है इस्थमस, एक ये पार्ट है इस्थमस, और तीसरा पार्ट है बेसल बल्ब। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में जो डायग्राम बनाया था उसमें इसका मैंने वो भी किया था, बिलेबलिंग भी की थी। तो ईजोफेगस के अंदर ये 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? एक कॉर्पस हो गया, एक इस्थमस हो गया, और एक बेसल बल्ब हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा आपका? स्टोमोडियम। अब आते हैं दूसरा वाला पार्ट, मीसेंटेरॉन को लेकर के देखो कुछ और चर्चाएं। मीसेंटेरॉन, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करें। मीसेंटेरॉन या इसकी अपन बोलते हैं क्या, इसमें कौन सा पार्ट आता है? इसमें इंटेंस्टाइन वाला पार्ट आता है। इंटेंस्टाइन वाला पार्ट इसी में आ जाता है। तो निमेटोड की अगर मैं इंटेंस्टाइन की बात करूं तो बिल्कुल सिंपल होती है और एकदम हॉलो सीधी ट्यूब होती है, एकदम सिंपल है और हॉलो स्ट्रेट ट्यूब है, एकदम सीधी ट्यूब है। जैसे हमारी इंसानों की जो इंटेंस्टाइन बड़ी खतरनाक है, पहले ईजोफेगस जाएगी, अपनी इंसानों की कैसी है भाई? ऐसे जाएगी, ठीक है, फिर उसमें ऐसे स्टोमक मिलेगा, इस तरह से मिलता है, फिर डिओडिनम मिलता है, ऐसे मिलता है, फिर उसमें आपकी ऐसे स्मॉल इंटेंस्टाइन जाएगी, फिर एक लार्ज इंटेंस्टाइन होगी, फिर जाकर के अपनी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन निमेटोड्स जो हैं उनके अंदर कुछ नहीं, उनके अंदर बिल्कुल सीधी सी होती है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन। निमेटोड खुद ऐसा होता है भाई, ये निमेटोड है तो भाई इसमें कैसी होगी? इसके अंदर बिल्कुल सीधी ऐसी ट्यूब होगी, बस एक अंदर ही एक सीधी स्ट्रेट ट्यूब इसके अंदर पाई जाती है। तो सिंपल हॉलो स्ट्रेट ट्यूब होती है जिसमें इपीथेलियल सेल की लेयरिंग होती है बस।
containing the layer of epithelial cell। इपीथीलियल सेल की उसमें लेयरिंग होती है। इपीथीलियल सेल की बेसिकली एक सिंगल लाइनिंग उसके अंदर पाई जाती है, यही इसके अंदर बेसिकली है। पूरी की पूरी जो इंटेस्टाइन है वो सीडोसीलोम से सेपरेट होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। होल इंटेस्टाइन, पूरी की पूरी इंटेस्टाइन है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो सेपरेटेड होती है, क्योंकि सीडोसीलोम उसी में रहती है, तो सीडोसीलोम से ये सेपरेट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। सेपरेटेड फ्रॉम दी सीडोसीलोम बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस पॉइंट पर भी लगाइएगा IMP, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी इंटेस्टाइन जो है वो सीडोसीलोम से सेपरेट होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, चलो और एक पॉइंट और लिख लो, मिडगट जो है आपकी, यही मीसेंट्रॉन को मिडगट भी बोल सकते हैं, ये एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है। कैसी होती है? एंडोडर्मल ओरिजिन, ये एंडोडर्मल ओरिजिन की बेसिकली पाई जाती है। तीसरी है यहां पर प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम, चलो प्रोक्टोडियम जो कि पोस्टीरियर या सॉरी अपन कहें लास्ट वाला पार्ट है, जिसमें रेक्टम और एनस वाला पार्ट बेसिकली अपना पाया जाता है। तो जो इंटेस्टाइनल ट्यूब होती है वो आखिरी में आकर के खुलती है, जिसको अपन लोग रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोक्टोडियम जो है ना, इसी को अपन लोग क्या बोल सकते हैं? हाइंड गट। ठीक है, और जो अपना ये था मीसेंट्रॉन, इसी को हमने क्या नाम दिया था? मिडगट। तो स्टोमोडियम जो है ना, उसको बोल सकते हो फोरगट। लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। उसको फोरगट के नाम से भी अपन लोग जानते हैं, यानी कि उसको अपन फोरगट भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पहुंच गए भाई अपन? चलो हाँ, तो प्रोक्टोडियम जो है उसको हाइंड गट का नाम भी अपन लोग देते हैं। इसी के अंदर क्या है? रेक्टम है और एनस है। इसमें रेक्टम और एनस, ये दो चीजें अपन को यहां पर देखने को मिल जाती हैं। ध्यान रखना, रेक्टम और एनस ये अपन को मिल जाएगा फीमेल के अंदर, इन फीमेल। मेल के अंदर भी मिलता है। मेल के अंदर एक और चीज मिल जाती है, वो है आपका क्लोकोआ। मतलब फीमेल के अंदर जो प्रोक्टोडियम, उसमें दो ही पार्ट है, रेक्टम और एनस। मेल के अंदर रेक्टम और एनस तो है ही, उसके अलावा एक क्लोकोआ भी पाया जाता है। क्लोकोआ इन दी मेल। मेल के अंदर क्लोकोआ एक एक्स्ट्रा में अपन को देखने को मिल जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आप लोगों को आसानी से आ जाएगा, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये क्लोकोआ जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, जो मेल नेमेटोड होते हैं, थोड़ा सा नोट में करके लिख सकते हो आप, अच्छी चीज है समझना चाहो तो। केवल मेल के अंदर ही मिलता है जो मेल नेमेटोड होता है ना। तो मेल नेमेटोड में क्या रहता है, जो रेक्टम है वो टेस्टिस के हाइंड पार्ट से जाकर के जुड़ता है और एक कॉमन ओपनिंग बनाता है। मतलब वहां पर जैसे फीमेल के अंदर रेक्टम एक अलग हो गया और दूसरी जो ओपनिंग है वो अलग है, मेल के अंदर क्लोकोआ और रेक्टम दोनों एक ही ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग है। मतलब इसमें जो रेक्टम वाला पार्ट है ना, वो जाकर के ज्वाइन करता है विद दी हाइंड पार्ट, यानी पीछे वाला जो पार्ट है टेस्टिस का, उसके साथ विद दी हाइंड पार्ट ऑफ दी टेस्टिस। टेस्टिस के पीछे वाले पार्ट से, हाइंड पार्ट से जाकर के ज्वाइन करता है और फॉर्म करता है कॉमन ओपनिंग एंड फॉर्मिंग अ कॉमन ओपनिंग। एक कॉमन ओपनिंग बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोकोआ। क्लोकोआ, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखना, क्लोकोआ। तो मेल फीमेल के अंदर आपको रेक्टम और एनस देखने को मिल जाता है और मेल के अंदर क्लोकोआ ही है, क्लोकोआ जो कि कॉमन है उसी को बोलते हैं। जबकि फीमेल के अंदर अपन को सेपरेट ओपनिंग देखने को मिल जाती है। मेल के अंदर अपन को कॉमन ओपनिंग है और फीमेल के अंदर सेपरेट ओपनिंग है, रेक्टम एनस अलग अलग है। आ गई बात समझ में? इस चीज को आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है। और देखो ग्लैंड्स की हम लोग बात करें, ग्लैंड्स नेमेटोड्स के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, क्योंकि अपन इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं ना। तो एक तो पाया जाता है इसमें फेरेंजियल ग्लैंड्स या ईजोफेगल ग्लैंड्स अपन जिसको बोल सकते हैं, फेरेंजियल या इसी को बोलते हैं ईजोफेगल ग्लैंड्स। तो एक तो है भाई फेरेंजियल ग्लैंड्स या ईजोफेगल ग्लैंड्स। ये बेसिकली 3 ग्लैंड होते हैं, 3 यूनिन्यूक्लिएटेड ग्लैंड्स हैं यहां पर, 3 यूनिन्यूक्लिएटेड ग्लैंड्स। 3 यूनिन्यूक्लिएटेड ग्लैंड्स बेसिकली अपन को यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक डोर्सल होता है और 2 जो है वो वेंट्रोलेटरल होते हैं।
जिसमें से एक डॉर्सल है और दो जो है वो कैसे हैं, वेंट्रोलेटरल है। या तो वेंट्रोलेटरल होंगे या सब वेंट्रल पोजीशन में भी हो सकते हैं, या फिर सब वेंट्रल पोजीशन, ठीक है, या तो फिर सब वेंट्रल पोजीशन में होंगे। तो एक डॉर्सोलेटरल हो सकता है, डॉर्सल हो सकता है, एक दो वेंट्रोलेटरल या सब वेंट्रल भी उसको अपन बोल सकते हैं। ये जो ग्लैंड्स है वो कहाँ पर ओपन होते हैं या कहाँ पर कनेक्ट होते हैं, ईजोफेगस की जो ल्यूमिन होती है ना वहां पर ये कनेक्ट होते हैं। वहां पर एक टर्मिनल एम्फुला पाया जाता है, एक स्वेलिंग होती है, उससे जाकर के ये कनेक्ट होते हैं। ईजोफेगल जो ग्लैंड्स हैं ये जाकर के आपके कनेक्टेड होते हैं विद द ल्यूमिन ऑफ ईजोफेगस। ईजोफेगस की ल्यूमिन के साथ कनेक्ट होते हैं और किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, बाय द मीन्स ऑफ टर्मिनल एम्फुला। टर्मिनल एम्फुला, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्वेलिंग। टर्मिनल एम्फुला या जो फूलापन होता है उसमें स्वेलिंग, उससे जाकर के ये कनेक्ट हो जाते हैं। और इनका काम क्या है, फंक्शन की बात करें तो ये हैचिंग में हेल्प करते हैं। हैचिंग जब होती है ना तो उसमें ये हेल्प करते हैं। होस्ट पेनिट्रेशन में और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। होस्ट पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन से ग्लैंड हैं आपके, ईजोफेगल ग्लैंड्स या फिर आपके फेरेंजियल ग्लैंड्स। दूसरे जो ग्लैंड्स हैं इसके अंदर वो है रेक्टल ग्लैंड्स। दूसरे ग्लैंड्स कौन से हैं इसके अंदर, दूसरे जो ग्लैंड्स हैं इसके अंदर वो रेक्टल ग्लैंड्स हैं। रेक्टल ग्लैंड्स अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं। ये वेरी बहुत करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के देखने को अपन को मिल जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के रेक्टल ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक आपका एक है कोपियस होता है, कोपियस प्रोडक्शन है, ये जिलेटिनस म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, अंडे के अंदर पाया जाता है, एक मास की तरह डिपॉजिट होता है। वो एक चीज़ है जो बेसिकली एग को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, वो इन्हीं से रिलीज होता है। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बेसिकली जिलेटिनस सब्सटेंस है जिसको कोपियस बोलते हैं। कोपियस प्रोडक्शन इन्हीं से रिलीज होता है। ये क्या है, जिलेटिनस म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक सब्सटेंस है, मतलब उसकी कह सकते हैं अपन एक मैट्रिक्स है, सब्सटेंस है जो कहां पर होता है, इन दी एग में, मतलब एग के ऊपर डिपॉजिट करता है। एग ऑफ डिपॉजिटेड एज अ मास, मतलब एग जो होते हैं ना वो इसी सब्सटेंस के साथ मिक्स होते हैं। तो ये बेसिकली एग को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, विच प्रोटेक्ट दी एग, क्योंकि रेक्टम वाले पार्ट से ही एग बाहर निकलेंगे, विच प्रोटेक्ट दी एग। मतलब ये जो है वो एग को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जो रेक्टल ग्लैंड्स जो होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया सीक्रेशन ऑफ द म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। यही जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है यही सीक्रेट करते हैं, जिलेटिनस सब्सटेंस जो है इसी का सीक्रेशन ये करते हैं। सीक्रेशन ऑफ द जिलेटिनस मैट्रिक्स, जिलेटिनस सब्सटेंस या जिलेटिनस मैट्रिक्स का सीक्रेशन बेसिकली ये कर देते हैं। ठीक है जी। अब तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर वो है बॉडी कैविटी। आउटर बॉडी वॉल हो गई, इनर बॉडी वॉल हो गई। अब आ जाओ बॉडी कैविटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्यूडोसीलोम। बॉडी कैविटी, स्यूडोसीलोम। तो जो बॉडी कैविटी नेमेटोड की होती है ये अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा, खास करके अपने एनिमल से तो बहुत ज्यादा अलग होती है। एक ट्रू सीलोमिक, इसको सीडोसीलोल क्यों बोलते हैं, ट्रू सीलोमिक जो बॉडी कैविटी होती है या ट्रू सीलोमिक कैविटी जो होती है वो बेसिकली मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। कैसी होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन की, जबकि ये नहीं है। इसको सीडोसीलोमिक बोलते हैं अपन लोग। क्या बोलते हैं इसको अपन, सीडोसीलोमिक बोलते हैं। जैसे मैं बताऊं यहां पर बॉडी कैविटी यूजुअली दो टाइप की होती हैं, नॉर्मली लिख लो, आपको एक आइडिया इससे मिल जाएगा। ये मैं नेमेटोड का नहीं बता रहा हूं, मैं ओवरऑल बता रहा हूं। नॉर्मली बॉडी कैविटी यूजुअली दो टाइप की होती है। एक तो होती है सीलोमिक, जैसे हमने इसको बोला है स्यूडोसीलोम। एक प्रॉपर सीलोमिक होती है, सीलोमिक कैविटी होती है, सीलोमिक कैविटी, यानी कि ये ट्रू सीलोमिक कैविटी है। इसमें बेसिकली क्या होता है, बाहर से सोमेटिक सेल्स होते हैं जो मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, और अंदर से ये एलिमेंट्री कैनाल से लाइंड होती है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। तो लाइंड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली ये बाहर से, यानी कि ऐसी सीलोम है जो बाहर से तो सोमेटिक सेल से कवर्ड होगी विद द सोमेटिक सेल,
सोमेटिक सेल या सोमेटिक मसल्स वगैरह से कवर्ड हो सकती है, जो काय के होंगे, मीजोडर्मल ओरिजिन के होंगे, जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन के होंगे बाहर से। और अंदर से हम बात करें एंड इंटरनली, तो इंटरनली आपके ये कवर्ड होते हैं बाय द एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री कैनाल, अंदर से ये एलिमेंट्री कैनाल से कवर्ड होते हैं, जो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होनी चाहिए, एक्टोडर्मल ओरिजिन की होनी चाहिए। उसको तो कहते हैं हम लोग सीलोमिक कैविटी, जो कि निमेटोड के अंदर नहीं होती है। एक होती है स्यूडो सीलोमिक कैविटी, जो कि है निमेटोड की। निमेटोड की कैसी है? स्यूडो सीलोमिक कैविटी होती है निमेटोड की, ये निमेटोड में पाई जाती है। तो स्यूडो सीलोमिक कैविटी में क्या होता है? स्यूडो सीलोमिक कैविटी में जो टिश्यू होते हैं वो मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, बस एक ही ओरिजिन के होते हैं, बस इसमें लाइंड विद द टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्मल ओरिजिन। जबकि सीलोमिक जो होती है, ट्रू सीलोमिक जो कैविटी होती है, वो बाहर से होती है मीजोडर्मल ओरिजिन की सेल से, और अंदर से होती है एक्टोडर्मल। जबकि यहां पर सीडोसीलोमिक में केवल एक ही होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन। एक सीडोसीलोमिक फ्लूइड होता है, सीडोसीलोमिक फ्लूइड, जो बेसिकली उसकी कैविटी के अंदर भरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें सभी इंटरनल ऑर्गन होते हैं। कंसिस्ट ऑल इंटरनल ऑर्गन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है इसी फ्लूइड के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है ना, इस फ्लूइड के अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत सारी चीजें, जैसे जितना भी प्रोटीन वगैरह है, ढेर सारा ग्लूकोज हमें देखने को मिल जाएगा, काफी सारे सॉल्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे सोडियम, फॉस्फोरस, जैसे सोडियम देखने को मिल जाएगा, फॉस्फोरस हमें देखने को मिल जाता है, और पोटेशियम, ये सभी इसी फ्लूइड के अंदर पोटेशियम देखने को मिल जाएगा। मैग्नीशियम है, कॉपर है, आपका जिंक है, आयरन है, आयरन भी हमें देखने के लिए इसमें मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको ये अपना क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड है, हिमैटिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एक हिमैटिन देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ में ये जो फ्लूइड है इसका पीएच न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? पीएच इसका न्यूट्रल पीएच अपन को देखने को मिलता है। इसी बॉडी कैविटी में बाकी के सारे सिस्टम पाए जाते हैं, इसी बॉडी कैविटी के अंदर ही तो सारे सिस्टम होते हैं। जैसे कि इसी बॉडी कैविटी के अंदर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा, पूरा की पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी बॉडी कैविटी में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम जो है वो इसी बॉडी कैविटी के अंदर पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम अपन को इसी बॉडी कैविटी के अंदर देखने को मिलेगा। और बाकी का नोट में मैंने पिछली क्लास में भी लिखाया था, फिर से लिखा देता हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पायरेटरी सिस्टम ये दोनों एब्सेंट होते हैं, और रेस्पायरेटरी सिस्टम बोथ आर एब्सेंट, ये दोनों नहीं होते निमेटोड्स के अंदर। निमेटोड्स में कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता है और ना ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर? ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसमें हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, पर अभी नहीं, आज का लेक्चर तो अपना खत्म हो गया। अब जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसका एक अलग से लेक्चर ले लेंगे, नर्वस सिस्टम है उसका एक अलग से लेक्चर हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसका एक अलग से लेक्चर ले लेंगे। ठीक है जी, ऐसे अपन कवर करेंगे। और ये मैं आपको फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। पेड कोर्सेज में भी क्या मिलेगा ऐसा कंटेंट, वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही चल रहा है। बच्चों की बहुत पहले से डिमांड थी, सर निमेटोलॉजी पढ़ाओ, निमेटोलॉजी पढ़ाओ। इवन पेड कोर्स में बच्चे बोलते सर निमेटोलॉजी, मैंने कल निमेटोलॉजी का टंटा ही खत्म कर देते हैं। निमेटोलॉजी को आपको फुल डिटेल में यूट्यूब पर ही पढ़ा देते हैं। पेड कोर्स की भी झंझट खत्म, यूट्यूब की भी झंझट खत्म। पढ़ो आराम से, बिल्कुल JRF नेट लेवल का निमेटोलॉजी अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।